गलत एसेट एलोकेशन की वजह से ज्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं। तो क्या आप इसका सही तरीका जानते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको इसका सही तरीका बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 14 में। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे सिर्फ एक दो स्टॉक्स से अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनता है, बल्कि अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स को सेलेक्ट करना होता है। इसी तरीके से सिर्फ इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में ही आपका पोर्टफोलियो स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसके लिए आपको अदर एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर आपको अचानक से भी पैसों की जरूरत पड़ जाए और उस टाइम पर अगर किसी भी रीजन से शेयर मार्केट गिरा हुआ हो तो भी आपको लॉस में अपने शेयर्स ना बेचने पड़े। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको एसेट एलोकेशन करना सिखाएंगे। एसेट एलोकेशन वो तरीका है जिससे आप अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके एक बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एसेट एलोकेशन करने का गोल क्या है। तो एसेट एलोकेशन का प्राइमरी गोल है रिस्क को रिड्यूस करना, और इसमें हम अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, एफडी, बॉन्ड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट और इवन क्रिप्टो में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप अलग अलग एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टॉक मार्केट गिर रहा होगा तब गोल्ड की प्राइस बढ़ रही होगी, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है, और क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में दोनों होंगे तो इससे आपका जो रिस्क है वो घट जाएगा, और एक एसेट क्लास में आपको जो लॉस हो रहा होगा वो दूसरी एसेट क्लास से रिकवर हो जाएगा। तो यही एक प्राइमरी गोल होता है हमारा एसेट एलोकेशन का। अब अगर आप एसेट एलोकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है एज। जनरली ये माना जाता है कि आपकी एज जितनी कम है आप उतना ही ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एज बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी उतना ही कम आप रिस्क ले पाएंगे। तो अभी जब आपकी एज कम है तब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आप यंग है, आपकी एज कम है, तो ऐसे टाइम पर आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक रूल भी है, वो है 100 एज रूल। इस रूल में जनरली इक्विटी एलोकेशन रिकमेंडेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 30 ईयर ओल्ड है तो आपको 100 में से 30 को माइनस करना होगा, तो आ गया 70। और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको 70% होल्डिंग्स है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करनी चाहिए, और बाकी की बची हुई 30% आप अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपकी एज 50 ईयर ओल्ड है तो इसमें आपको 50% पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बचा हुआ 50% अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा सेकेंड फैक्टर है इनकम स्टेबिलिटी। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहां पर आपकी जो इनकम है वो स्टेबल नहीं है, कभी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो कभी कोई महीने में आप कोई भी अर्निंग्स नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जॉब भी स्टेबल नहीं है तो ऐसे में अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका जॉब जाने से या फिर आपकी सैलरी घट जाने से आपकी स्टॉक मार्केट की होल्डिंग को आपको सेल करना भी पड़ सकता है। और ऐसे टाइम पर अगर मार्केट बेरिश होगा तो फिर वहां पर आपको अपना पोर्टफोलियो है वो लॉस में सेल करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। तो अगर आपकी इनकम में स्टेबिलिटी नहीं है तो ऐसे में भी आपके लिए एसेट एलोकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके पास कुछ ऐसी जगह भी पैसा हो जहां से आप सेफली उन पैसों को जरूरत पड़ने पर निकाल सके। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम होरिजोन। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 3 साल से कम पीरियड के लिए कर रहे हैं तो ऐसे में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपका टाइम होरिजोन 3 साल से कम है और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपना पैसा एफडी या फिर बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप 5 से ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ फैक्टर है वो है लाइबिलिटीज। अगर आपके ऊपर ज्यादा लाइबिलिटीज है तो ऐसे में भी आपके लिए एसेट एलोकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके ऊपर रिस्क कम रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो ऐसे में भी आपको अपना जो इक्विटी एक्सपोजर है उसको कम रखना चाहिए, ताकि अगर आपकी जॉब में कभी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको अपनी ईएमआई डिफॉल्ट ना करना पड़े। इसके बाद फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग बिहेवियरल फाइनेंस से
से जुड़ा हुआ है। और अगर आप शेयर मार्केट में ज्यादा रिस्क लेने से डरते हैं, शेयर की प्राइस जैसे ही नीचे गिरती है तो आपको डर लगने लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे ना गिर जाए और आप उसको सेल कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। तो ऐसे में भी आपको अपना जो इक्विटी एक्सपोजर है उसको लिमिटेड रखना चाहिए। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो कि शायद 1000 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए डुबाने के लिए भी रेडी रहते हैं, तो ऐसे केस में आप अपना इक्विटी एक्सपोजर उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग पर्सनल फाइनेंस में आता है, जो कि बिल्कुल पर्सनल होता है, यानी ये आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा वो शायद किसी दूसरे के लिए एप्लीकेबल ना हो। तो यहाँ पर आपको खुद को समझने की जरूरत है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या फिर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है। अब जब आपको एसेट एलोकेशन के फैक्टर्स समझ आ गए हैं तो अब जानते हैं कि एसेट एलोकेशन करना कैसे है। तो एसेट एलोकेशन करने का सबसे इफेक्टिव और सबसे बेसिक तरीका होता है वो होता है रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन करना। इसको हम हर इन्वेस्टर को उसके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इफेक्टिव एसेट एलोकेशन है उसका कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर रहे हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में हमने इन्वेस्टर्स के टाइप के हिसाब से उनके लिए एक बेस्ट एसेट एलोकेशन चॉइस करने की कोशिश की है। तो इस टेबल को आप एक बेस मानकर अपने हिसाब से इनमें चेंजेस करके अपने लिए एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन चॉइस कर सकते हैं। इसमें अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप इक्विटी से 10% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 10% पैसा इक्विटी में रखना है और वो भी या तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स में रखें या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इक्विटी में इन्वेस्ट करें। इसके बाद जो 75% अमाउंट है उसको आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, जिसमें एफडी या फिर बॉन्ड्स आते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और बचा हुआ 15% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर है तो वहां पर आप 11 से 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपना जो 50% पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा, 30% पैसा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में और बचा हुआ 20% गोल्ड में इन्वेस्ट करना होगा। अब ये जो 50% पैसा आप जो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे ना, इसमें ज्यादातर पैसा आपको अपना लार्ज कैप स्टॉक्स में रखना है और थोड़ा बहुत पैसा आप चाहे तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर है तो आप 70% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20% पैसा एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बचा हुआ 10% पैसा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है वो 15% की आप रख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप एक एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर है तो देखो इसमें रिटर्न्स की कोई भी लिमिट नहीं है और इसमें आप चाहे तो 85% टू 95% कैपिटल वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बचे हुए 5 to 10% कैपिटल फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं और बचा हुआ 5% कैपिटल आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है एसेट एलोकेशन करने का वो है कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो। इसमें आपका जो कोर पोर्टफोलियो होता है उसमें इन्वेस्टर्स ज्यादातर सेफ कंपनीज को ही रखते हैं और वहां पर ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और ना ही ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अपना एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी बनाते हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट टाइप का पोर्टफोलियो होता है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप रिस्क को एडजस्ट करने के साथ साथ रिटर्न्स भी कमा सकते हैं और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं भी इसी तरीके को फॉलो करता हूं। इसके बाद लास्ट जो तरीका है वो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। इस स्ट्रेटजी में हम मार्केट के अकॉर्डिंग अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर कभी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम वहां पर ज्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। कभी अगर स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करने लग गया तो हम अपना पैसा निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे और कभी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो हम पैसा निकालकर एफडी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है और अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं तो इसके अराउंड कुछ म्यूचुअल फंड भी है जो कि आप अपनी रिसर्च के लिए देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एचडीएफसी सुंदरम, ये कुछ इस टाइप के फंड्स हैं जिन पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ तरीके होते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग करने के। रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए सबसे पहले आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद या तो आप अपने हिसाब से रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए या फिर ऑनलाइन भी कुछ वेबसाइट्स है जहां पर भी आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। इन वेबसाइट को आप गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो वेल्यूबल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे नेक्स्ट वेल्यूबल वीडियो है वो मिस ना हो सके।